दोस्तों नमस्कार, निशांति अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। ऑयल इंडिया जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तलाश कर रहे हो तो इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ना ही गूगल पे अवेलेबल है ना ही यूट्यूब पे अवेलेबल है, और अगर कोई दे भी रहा है तो वो फेक है। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का इस बार का जो पेपर होने वाला है, जिस तरीके का एग्जाम पैटर्न बताया गया है और जो सिलेबस वेबसाइट पर अवेलेबल है, ठीक है, एग्जैक्टली जो सिलेबस वेबसाइट पे दिया गया है उसके बिहाफ पर मैंने एक मॉडल पेपर तैयार करा हुआ है। तो आपको जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का एक मॉडल पेपर यहाँ पे मैं सॉल्व करवाऊंगा, एग्जैक्टली यही फॉर्मेट और इसी यही मतलब जो डिफिकल्टी लेवल देखोगे तो ऐसा ही आपको डिफिकल्टी लेवल आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो क्वेश्चंस मैंने डिस्कस करे हुए हैं इस पूरे पेपर में, ये आप इजी टू मॉडरेट समझोगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो जिन्होंने फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हैं, तो अगर उनको मैं स्टार्टिंग में ही बहुत टिपिकल क्वेश्चंस दिखा दूंगा तो मतलब लग जाएगा ना कि यार इस तरीके का पेपर आएगा, तो मेरा नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जो दिमाग में जो माइंडसेट मैं लेकर के चल रहा हूँ वो ये लेकर के चल रहा हूँ कि आपको एक ओवरऑल आइडिया लग जाए कि किस तरीके का पेपर होगा, क्या क्या टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, अगर आपको नहीं पता कि पूरा सिलेबस क्या है तो दो जगहों पे आप पूरी सिलेबस को एक्सेस कर सकते हैं। एक आपको आई आइकन पर पूरा सिलेबस का वीडियो मिल जाएगा, और इसके अलावा वेबसाइट पे जो सिलेबस दिया गया है ऑयल इंडिया के वेबसाइट पे, उसका पूरा स्क्रीनशॉट शेयर करके बहुत ही डिटेल में मैंने चीज़ों को समझाया है अपने ऐप में। ठीक है, तो आपको करना क्या है, अगर आप बहुत अच्छे से चीज़ों को जानना चाहते हैं तो निशांत ई अकेडमी का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। यहाँ पे आपको जूनियर ऑफिस असिस्टेंट से जुड़ा हुआ एक कोर्स दिखेगा फुल पैकेज का। मैं कोर्स परचेज करने की बात नहीं कर रहा, आप ये आपका विल है। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है एक सटीक वे से, एक मार्गदर्शन के साथ, और जल्दी सिलेबस कवर करना है, तो आप कोर्सेस में देख सकते हो। नहीं तो उसके अंदर एक डेमो का फोल्डर होगा जहाँ पे मैं आपको डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ डेमो लेक्चर्स दूंगा। ठीक है, ताकि आप चीज़ों को समझ सकें, वहाँ से भी कुछ चीज़ें सीख सकें। ठीक है, तो आपको करना क्या है, सिंपली वहाँ पे जाइए, आपको एक इंट्रोडक्शन की क्लास मिलेगी जहाँ पे मैंने डिटेल में सिलेबस वगैरह सब समझाया है, तो आपको वहाँ से बहुत कुछ आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअल में क्या पढ़ना है और जो क्वेश्चंस बनेगा वो किस तरीके से बनेगा। उसी के बिहाफ पर यहाँ पे एक मॉडल पेपर है। ठीक है, 100 मार्क्स का है, 100 क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे। हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और नेगेटिव मार्किंग जो है नहीं होने वाली है इस पेपर में। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। पूरा पेपर जो है 3 पार्ट में डिवाइड होगा, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। पार्ट ए के अंदर आपसे इंग्लिश प्लस जीएस एंड जीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जीएस एंड जीके में ऑयल इंडिया पर बेस भी कुछ क्वेश्चंस होगा। उसी तरीके से जो पार्ट बी होगा, यहाँ पे रीजनिंग प्लस क्वांट के क्वेश्चंस होंगे। और जो पार्ट सी होगा उसमें जो आपका डोमेन एरिया है, तो यहाँ पे डोमेन एरिया क्या है, आपको कंप्यूटर आना चाहिए बहुत अच्छे से। ठीक है, तो कंप्यूटर से जुड़े हुए क्वेश्चंस जो है बनेंगे। ठीक है, तो 20 क्वेश्चंस जो है पार्ट ए से, 20 क्वेश्चन पार्ट बी से, तो 40 क्वेश्चंस हो गए, और पार्ट सी से 60 क्वेश्चंस हो गए। और अगर आप इसी तरीके का मॉडल पेपर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो बहुत ही नॉमिनल प्राइस है निशांति अकेडमी एप्लीकेशन पर, और nishantiacademy.com वेबसाइट है मेरी, आपको वहां पे मिल जाएगा इससे रिलेटेड टेस्ट सीरीज भी और इससे रिलेटेड कोर्सेज भी। आपको जो ठीक लगे आप वो परचेज कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं इसमें मॉडल पेपर। मॉडल पेपर में जो फर्स्ट है आपका पार्ट ए के 20 क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, पार्ट ए करने वाले हैं। क्या क्या मिलेगा, इंग्लिश मिलेगा और जीएस एंड जीके मिलेगा, इंक्लूडिंग ऑयल इंडिया के क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन द ग्रामेटिकल एरर। ठीक है, मतलब आपको यहाँ पे बोला गया है, एक एरर दिया गया है, और इस एरर के अंदर में आपको कहाँ कौन से पार्ट में किस जगह पे एरर है वो आपको फाइंड करना है। जो क्वेश्चन है, द मॉडर्न मैन इज बिजी एक्वायरिंग मोर एंड मोर वेल्थ एंड डिजाइनिंग वेज टू इन्वेस्ट इट इन मोर सेंस प्लेजर। अब देखो, प्लेजर जो है एक्चुअल में यहाँ पे क्या है, प्लेजर यहाँ पे एक नाउन है। तो नाउन को कौन डिफाइन करता है, एडजेक्टिव डिफाइन करता है। सेंस जो है यहाँ पे गलत हो गया। ठीक है, एडजेक्टिव का जो यहाँ पे फॉर्मेट होगा वो होगा सेंसुअल। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअल में सेंसुअल प्लेजर होगा, ना कि सेंस प्लेजर होगा। तो यहाँ पे देखोगे ये जो पार्ट, जो ऑप्शन 2 है, इन मोर सेंसुअल प्लेजर होगा, तो दिस इज द एरर। ठीक है, क्लियर हो गया आपका पहला क्वेश्चन, बहुत किसी को इजी लगा होगा। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे आगे क्या है। सेकंड नंबर का क्वेश्चन, सेकंड नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है,
सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। अब यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड होगा वो आपको फिल करना है। इट इज एन डैश डे टू स्टार्ट योर न्यू बिजनेस। तो जब भी कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम लोग एक शुभ दिन ढूंढते हैं कि शुभ दिन कौन सा है। तो इट इज एन कौन सा दिन होगा यहाँ पे, यहाँ पे होगा ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस का मतलब क्या होता है, शुभ। तो यहाँ पे इट इज एन ऑस्पिशियस डे टू स्टार्ट योर न्यू बिजनेस, ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है यहाँ पे सेलेक्ट द सिनोनिम गिवन ऑफ द गिवन वर्ड। जो यहाँ पे वर्ड दिया है पैथेटिक, पैथेटिक का सिनोनिम क्या है वो चीज आपको फाइंड करना है। तो पैथेटिक का मतलब क्या हो गया, कोई चीज जो बहुत ज्यादा पिटी है, दुख भरा है। तो पैथेटिक का क्या हो जाएगा, पीटफुल, पिटीफुल। ठीक है, पिटीफुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो जो ऑप्शन 3, जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 पिटीफुल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड हिलेरियस। हिलेरियस का आपको यहाँ पे एंटोनिम फाइंड करना है। ठीक है, हिलेरियस का मतलब क्या होता है, जो बहुत ही खुश मिजाज है, हिलेरियस वर्ड है। ठीक है, मतलब जोकिंग टाइप का हो गया, तो उसका क्या हो जाएगा, सैड हो जाएगा। तो यानी कि जो ऑप्शन नंबर 3 है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, देखो इसी तरीके से क्वेश्चंस बनेंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है क्वेश्चन नंबर 5। जब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, देखो 5 में क्या दिया हुआ है, फाइंड सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन है, यानी कि नरेशन आपसे पूछा हुआ है। He said to me what are you doing। तो he said to me का क्या हो जाएगा, said to me का क्या हो जाएगा, what are you doing। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, he asked me। तो he asked me इन दोनों में नहीं है तो ये दोनों गलत हो गया। तो he asked me what I am doing। he asked me what I was doing हो जाएगा, he asked me what I was। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखो पास्ट फॉर्म है वर्ब का, तो ये जो प्रेजेंट फॉर्म आपको दिया गया है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो he asked me what I was doing। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन नंबर 3 है वो यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 जो आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, 6 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है, गिवन बिलो आर द 4 जम्बल्ड सेंटेंसेस। 4 आपको यहाँ पे जम्बल्ड सेंटेंसेस है और आपको इसको रीअरेंज करना है। तो इसमें जो पहला वर्ड है, कैन आई बोरो योर कैमरा। दूसरा जो यहाँ पे लाइन गिवन है, पहला जो यहाँ पे लाइन गिवन है वो क्या है, कैन आई बोरो योर कैमरा। सेकेंड जो लाइन है, आई विल गिव इट बैक टू यू नेक्स्ट वीक। मैं नेक्स्ट वीक में क्या करूंगा, उसे आपको दे दूंगा। आई एम गोइंग टू द जंगल सफारी टुमारो। मैं सफारी के लिए जा रहा हूं जंगल कल, टुमारो। ठीक है, माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट द जंगल इज ब्यूटीफुल दीज डे। ठीक है, अब इसको क्या करना है, अरेंज करना है एक सही ऑर्डर में। तो अगर आप इस चीज को समझोगे तो एक्चुअल में क्या होगा, माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट द जंगल, यहाँ पे वर्ड मेंशन करा गया, द जंगल इज ब्यूटीफुल दीज डे। ठीक है, आई एम गोइंग टू द जंगल सफारी टुमारो। ठीक है, अब यहाँ पे ये एक जो है, यहाँ पे एक वर्ड मेंशन करा गया है, आई एम गोइंग टू द जंगल सफारी टुमारो। इसने क्या करा, एक स्टेटमेंट दिया कि मैं जा रहा हूं या जा रही हूं जंगल में। कौन से जंगल में, सफारी में, टुमारो कल। ठीक है, टू द जंगल सफारी टुमारो, कल जा रही हूं। और उसका रीजन फिर वो दे रहा है या दे रही है, माई फ्रेंड टोल्ड मी, मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, दैट द जंगल इज द जंगल। यहाँ पे साफ साफ पता चल गया है किस जंगल के बारे में बात हो रहा है, सफारी जंगल के बारे में बात हो रहा है। द जंगल इज ब्यूटीफुल दीज डे, यानी कि सी के बाद डी होगा। ठीक है, ये कंफर्म हो गया। अब उसके बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो है, कैन आई बोरो योर कैमरा। क्या मैं तुम्हारा कैमरा बोरो कर सकती हूँ और फिर मैं उसे लौटा दूंगी, आई विल गिव इट बैक टू यू नेक्स्ट वीक। ठीक है, ए के बाद बी होगा। तो एक्चुअल में जो सेंटेंस का जो करेक्ट ऑर्डर होगा, सी डी ए बी। आपको ये देखना है सी डी ए बी कहाँ पे गिवन है, तो सी डी ए बी ऑप्शन 3 में गिवन है, तो ये आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
6 नंबर हो गया। 7वें नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। 7वां नंबर का जो यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। अब यहाँ पे जो आपका जो वर्ड दिया गया है उसमें जो है रॉन्ग वर्ड चूज करना है। कौन सा वर्ड जो है यहाँ पे गलत है? फ्लेक्सिबल, फ्लैशी, एलिगन और प्रैक्टिकल। ठीक है, पार्टिकल जैसा ये दिख रहा है, प्रैक्टिकल में CAL होता है। ठीक है, तो यानी कि जो ऑप्शन 1 है ये यहाँ पे गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन द ग्रामेटिकल एरर। अगेन यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर का क्वेश्चन है। द प्राइम मिनिस्टर अलोंग विद द अदर मिनिस्टर्स हैव लेफ्ट द अमेरिका। ठीक है, देखो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा जो है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एक्चुअल में यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, द प्राइम मिनिस्टर along with द अदर मिनिस्टर्स। तो यहाँ पे जो मेन सब्जेक्ट है वो कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। तो प्राइम मिनिस्टर के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे जो आपका हेल्पिंग वर्ब है, एक्सिलरी वर्ब है हैव, ये नहीं होगा, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज होगा हैज। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में कि कौन एम्फेसाइज कौन हो रहा है? प्राइम मिनिस्टर। जो प्राइम मिनिस्टर है वो, ठीक है, along with other ministers मतलब उसके साथ और भी मिनिस्टर्स होंगे, ये हैज लेफ्ट फॉर अमेरिका। तो यहाँ पे जो वर्ड यूज होगा वो कौन सा होगा? यहाँ पे जो वर्ब यूज होगा हैज होगा। तो यहाँ पे जो एरर है वो क्या है? यहाँ पे हैव लेफ्ट जो है ये गलत है, यहाँ पे क्या होगा? हैज लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो यहाँ पे वर्ड है वो है मेरा VCS, और VCS का हमें क्या फाइंड करना है? एंटोनिम। VCS का मतलब क्या होता है? जो बहुत ही क्रूर है। ठीक है, जो बहुत ही VCS जो बहुत ही क्रूर है, वो बहुत ही क्रूर है, बहुत ही, आप इस तरह से समझो कि क्रूर हो गया, या फिर आप देखोगे हिंसक हो गया। हिंसक का भी मतलब क्या होता है? VCS। ठीक है, क्रूर टाइप का इंसान, ठीक है, जो निष्ठुर है। तो इसका अपोजिट बोला है, मुझे फाइंड करके बताओ। तो अपोजिट क्या दिखेगा आपको यहाँ पे? वर्चुअस। वर्चुअस का मतलब क्या हो गया? जो बहुत ही नेक दिल का है, साफ दिल का है, तो ये बहुत ही वर्चुअस है। ठीक है, तो वर्चुअस और VCS क्या है? एक दूसरे के एंटोनिम्स हो गए। नेक्स्ट जो यहाँ पे क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिखेगा, ठीक है, वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड यहाँ पे क्या है? ही डैश अ हीनस क्राइम। उसने जो है एक बहुत ही घिनौना क्राइम करा, तो ही कमिटेड अ हीनस क्राइम, यानी कि जो ऑप्शन 2 है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन 2 है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जो है वो है 11 नंबर का क्वेश्चन। 11 नंबर का क्वेश्चन है, वेयर इज द पुष्कर फेयर हेल्ड। पुष्कर फेयर जो है वो कब, कहाँ पे हेल्ड हुआ है, कहाँ पे होता है, ये चीज पूछा गया है। तो पुष्कर मेला जो है, आपने सुना भी होगा, पुष्कर मेला एक ऐसा मेला है जो एक्चुअल में कैटल्स के लिए होता है, स्पेशली कैमल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो पुष्कर फेयर है वो कहाँ पे होगा? तो अजमेर में ये होता है पुष्कर फेयर। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एक्चुअल में जो DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मेंशन करा गया है, कहाँ पे मेंशन करा गया है? पार्ट 4A में। ठीक है, पार्ट 4A में आपका DPSP मेंशन करा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि इनसे जुड़ा हुआ 3 स्टेटमेंट गिवन है, आपको बताना है कि इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है। ठीक है, मतलब आपको बताना है कि इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, ये क्लियर, मतलब ये क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है। अब देखो यहाँ पे पहला जो है, दे रिक्वायर लेजिस्लेशन फॉर देयर इम्प्लीमेंटेशन। अब चूंकि DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर ऐसे मतलब ऐसे इस तरह से रूल्स एंड रेगुलेशंस मेंशन होता है, इस तरह से चीजें दी गई होती है कि आप अगर वो गवर्नमेंट अगर उसको नहीं लेकर के आती है, एज ए लॉ जो है सोसाइटी में या समाज में लागू नहीं करती है, तो आप चैलेंज नहीं कर सकते उसके अगेंस्ट में कोर्ट में। ठीक है, DPSP का मतलब ये हो गया। मतलब जैसे एक हो गया फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट अगर जो है अगर गवर्नमेंट नहीं फॉलो कर रही है, तो आप मतलब पब्लिक का जो गवर्नमेंट अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स जो है, अगर वो पब्लिक को नहीं मिल रहा है तो आप कोर्ट के पास जा सकते हैं। ठीक है, DPSP के केस में ये चीज नहीं होता है। ठीक है, तो एक्चुअल में DPSP से जुड़ा हुआ जब भी कोई लॉ लेकर के आना होता है, तो सबसे पहले लेजिस्लेचर जो है उससे जुड़ी हुई चीजों के बारे में बात करती है, उससे जुड़ा हुआ पहले लॉ लेकर के आएगी, फिर वो पूरे के पूरे स्टेट पे एप्लीकेबल होता है। तो पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो कंप्लीटली सही है। दूसरा वाला है, देयर एग्जीक्यूटिव एम इज टू एस्टेब्लिश पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन द कंट्री। अब जो DPSP है, DPSP का जो मेन पर्पस है, बनाया क्यों गया है? ताकि
स्टेट का वेलफेयर हो सके, समाज का कल्याण हो सके, ठीक है, वेलफेयर ऑफ द स्टेट जो है ये मेंशन करा गया है डीपीएसपी के एम में, एम्बिशन जो है, उद्देश्य जो है डीपीएसपी का वो क्या है कि समाज का पूरी तरह से कल्याण हो, ठीक है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जो है नहीं मिले ऐसा कुछ, मतलब या मिले ऐसा कुछ मेंशन नहीं करा गया है। तो जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत हो गया। अपार्ट फ्रॉम द फोर, apart from the part 4 there are other directives also mentioned in other पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब यहाँ पे जो तीसरा वाला है वो है कि पार्ट 4 के अलावा भी कहीं भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल मेंशन होता है तो वो बताओ। तो देखो डायरेक्टिव्स जो है बहुत जगहों पे मेंशन है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे कि अगर हम लोग 350 की बात करें, आर्टिकल नंबर 350 या 351 जिसमें लैंग्वेज के ऊपर में बोला गया है, जैसे 350 की बात करें तो इसमें क्या है कि जो लोकल लैंग्वेज है उसमें शिक्षा होनी चाहिए लोगों की, मतलब जो स्टूडेंट्स हैं उनकी या प्राइमरी स्कूल में जो शिक्षा होती है वो लोकल लैंग्वेज में होनी चाहिए। ये जो है 350 नंबर का आर्टिकल जो है वो कहता है। 351 बेसिकली जो है हिंदी भाषा को प्रमोट करने के बारे में बात करता है, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि सिर्फ पार्ट 4 में जो है मेंशन नहीं है, और भी बहुत सारे ऐसे आर्टिकल हैं जो डीपीएसपी यानी कि जो वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी है उसको प्रमोट करते हैं, ठीक है। तो यानी कि जो स्टेटमेंट 1 और 3 है वो सही होगा, बाकी जो दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। तो 1 एंड 3 आपको यहाँ पे देखना है कहाँ पे मेंशन करा गया है, तो ऑप्शन 4 में मेंशन करा गया है। सो दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट डज द टर्म ग्रीन शॉट रिप्रेजेंट इन द इकोनॉमी। देखो ग्रीन शॉट क्या होता है इकोनॉमी के अंदर। जब हम लोग ग्रीन शॉट की बात करते हैं तो एक्चुअल में ग्रीन शॉट इकोनॉमी में, जब मान लो कि इकोनॉमी बहुत डाउन चल रहा है, तो जब बहुत डाउन चल रहा है और ऐसा लग रहा है कि इकोनॉमी जो है अब बिल्कुल खत्म हो गई, और उस समय तक एक पॉजिटिव होप ऐसा मिल जाए जो आपको लगे कि नहीं अब लगता है ठीक होने का समय आ गया, ठीक है। देखो दुनिया में हर चीज का एक पिक टाइम होता है, फिर एक डाउन टाइम होता है, ठीक है। तो जब डाउन टाइम हो तो डाउन टाइम का एक समय हो, मतलब हर चीज का एक टाइम हो गया ना, कुछ कोई पिक पे चल रहा है तो हमेशा नहीं है कि वो जीवन भर पिक पे चलेगा, वो कभी ना कभी डाउनफॉल होगा उसका। उसी तरीके से जो नीचे है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए मेरा चैनल, ठीक है, मेरा चैनल आपको बाकी सबके कंपैरिजन में दिख रहा है यार कितने हैं, 60,000 सब्सक्राइबर के आसपास में है, ठीक है, ये बंदा कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मुझे लग रहा है कि नहीं मैं मेहनत अच्छा कर रहा हूँ, मैं आप लोगों के लिए वैल्यू वाला कंटेंट बना रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं एक समय आएगा जो ये चीज उठना शुरू होगा, ठीक है, भले ही आज ना हो, कुछ समय के बाद हो, लेकिन होगा ज़रूर, क्योंकि जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो धीरे-धीरे करके चीज़ों को समझेंगे कि नहीं दिस ये सर है, ये भी अच्छा करवा रहे हैं, इनको भी फॉलो करना चाहिए और इनको सपोर्ट करना चाहिए। तो वो लोग सब्सक्राइब करेंगे, वो लोग लाइक करेंगे, वीडियोज़ को शेयर करेंगे दूसरों के साथ। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर वो क्या होगा, ये चीज़ें जो डाउन में चल रही हैं वो फिर धीरे-धीरे करके क्या होगा, अप आना शुरू होगा। तो एक्चुअल में ग्रीन शॉर्ट का मतलब होता है जब इकोनॉमी बिल्कुल डाउन हो रही है, जब डाउन टर्न चल रही है किसी भी कंट्री की, और उस समय एक पॉजिटिव होप दिख जाए, ठीक है, नहीं मतलब ये सिंबल जो है बता रहा है कि नहीं नहीं अब लगता है सुधरेगा सब कुछ, ठीक है, तो उसको हम लोग ग्रीन शॉट कहते हैं, ठीक है। इसको और भी इजी लैंग्वेज में अगर समझना है तो ऐसे समझा जा सकता है, मान लो पतझड़ का जब समय आता है या फिर कोई ऐसा टाइम चल रहा है, बहुत ही हार्ड सिचुएशन है प्लांट के लिए, तो पूरी पत्तियां वगैरह सब सूख गई हैं, तो आपको लग रहा है यार ये तो गया, ये पौधा गया, अब ये पौधा बचेगा नहीं, ठीक है, मर जाएगा, ठीक है। लेकिन अचानक से वो पूरे सूखा हुआ पेड़ में अचानक से कहीं से एक छोटा सा जो है जिसको कहते हैं ना कि ग्रीन सा एकदम कुछ दिख गया हल्का सा, अरे लगता है कि नया निकलने वाला है, मतलब अभी ठीक है अभी जान है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे वही है, ठीक है। इकोनॉमी का जब डाउन टर्न होता है उस समय एक ऐसा सिंबल, एक ऐसा साइन कि इकोनॉमी रिकवर करेगा, वापस से ये अपने पोजीशन पे आएगा, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रीन शॉट कहते हैं। सो इसका जो 13 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 14 नंबर के क्वेश्चन पे। 14 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे कि नाथपा, ठीक है, नाथपा झाकरी जो पावर प्रोजेक्ट है, नाथपा झाकरी पावर प्रोजेक्ट जो है ये एक्चुअल में कहाँ पे है, ठीक है। तो नाथपा झाकरी पावर प्रोजेक्ट जो है ये एक्चुअल में सतलज नदी के ऊपर है, ठीक है, सतलज नदी, और कहाँ पे है ये, हिमाचल प्रदेश के अंदर। कौन से रिवर पे है, सतलज, ठीक है, सतलज रिवर पे जो है आपको नाथपा झाकरी पावर प्रोजेक्ट या डैम दिखता है, ठीक है। डायनामो इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट, अब डायनामो एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, डायनामो को अगर आप देखोगे तो इस तरीके का, कुछ एड्स में भी ये दिखा है, इस तरीके का रहता है, पानी इस पे गिरता है और ये घूमना शुरू करता है, और जब ये घूमता है तो फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है,
ठीक है, स्वदेश वाली मूवी में भी आपको डायनेमो दिख जाएगा। ठीक है, तो डायनेमो करता क्या है, एक मैकेनिकल वर्क करता है और उसके द्वारा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है, यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो जो 15 नंबर का क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। ठीक है, क्लियर हो गया 15 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, ऑयल इंडिया वाज इनकॉर्पोरेटेड इन विच ईयर। ठीक है, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन बोल रहा है वो ऑयल इंडिया पे जुड़ा हुआ है, ऑयल इंडिया से जुड़ा हुआ जो यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है, इसमें पहला जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो पूछा है कि ऑयल इंडिया जो है वो कब इनकॉर्पोरेट हुआ था, कब बना था ऑयल इंडिया। तो ऑयल इंडिया कब बना था, कब इनकॉर्पोरेट हुआ था, तो 1959 में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1959। ठीक है, नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है वो है द फर्स्ट ऑयल वेल ऑफ एशिया 1889 डिस्कवर्ड इन इंडिया एट विच लोकेशन। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो पहला जो ऑयल इंडिया फर्स्ट वेल जो था ऑयल इंडिया का एशिया में, जो कि 1889 में डिस्कवर्ड हुआ था, वो कहाँ पे था, तो वो था आसाम डिगपोई के अंदर में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला ऑप्शन होगा, आसाम डिगपोई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है, ऑयल इंडिया होल्ड्स मेजोरिटी स्टॉक इन विच रिफाइनरी। ठीक है, ऑयल इंडिया का जो मेजोरिटी स्टॉक है वो कौन से रिफाइनरी का है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नुमालीगढ़। ठीक है, नुमालीगढ़ रिफाइनरी। ठीक है, जो ऑप्शन 3 है नुमालीगढ़ या नम अलीगढ़ रिफाइनरी, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 18 के बाद 19 नंबर का क्वेश्चन है, द मिशन 4++ या 5++ ऑफ ऑयल इंडिया एम्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक्चुअल में 19 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 19 नंबर का जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि ऑयल इंडिया का एक मिशन था। ठीक है, एक मिशन था, कौन सा मिशन है, 4++ या 5++ वाला, वो किससे जुड़ा हुआ है। तो बेसिकली ये जो जुड़ा हुआ है ये ऑयल और गैस प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, ये ऑयल और गैस प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है, 4++ या फिर 5++। तो जो 19 का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन 2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है, ठीक है, 20 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, विच ऑफशोर बेसिन आर इंक्लूडेड इन ऑयल इंडिया फ्यूचर एक्सप्लोरेशन प्लान्स। ठीक है, ऑयल इंडिया का जो फ्यूचर एक्सप्लोरेशन प्लान है उससे कौन सा ऑफशोर जो है जुड़ा हुआ है या इंक्लूडेड है। तो फ्यूचर में जो है ऑयल इंडिया कौन से, मतलब किन किन जगहों पे काम करने वाला है, कौन कौन से बेसिन पे काम करेगा, तो महानदी, अंडमान एंड केरला का कोंकण जो तट है वहां पे काम करेगा। तो ऑप्शन जो 2 है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आपका पार्ट ए कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो है वो है मेरा पार्ट बी। फर्स्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे 21 नंबर का क्वेश्चन है, ए इज बीज ब्रदर। ए जो है वो बी का भाई है। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे बनाता हुआ चल रहा हूँ, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए बी का भाई है। सी इज एज मदर, जो सी है वो ए की माँ है। डी इज सीज फादर, डी जो है वो सी का पिता है, डी जो है वो सी का पिता है। ई इज बीज ब्रदर, ई जो है वो बी का भाई है, सॉरी, ई इज बी सन, ई जो है वो सन है बी का, ई जो है वो सन है बी का। ठीक है, क्वेश्चन है हाउ इज डी रिलेटेड टू ए। डी जो है वो ए से कैसे रिलेटेड है, तो डी जो है वो ग्रैंड फादर हो गया किसका, ए का। तो ग्रैंड फादर जो है ऑप्शन नंबर 3 जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, इजी क्वेश्चन था ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 22 नंबर का क्वेश्चन। 22 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ प्लस स्टैंड फॉर मल्टीप्लीकेशन, तो हमें इसका वैल्यू बोला है, इसका वैल्यू फाइंड करके बताओ। तो माइनस का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, एडिशन। इनटू का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, डिवीजन। डिवाइड का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, सब्ट्रैक्शन। और प्लस का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, मल्टीप्लीकेशन। बस आपको पता है डी मास का जो है जो डी मास का जो होता है यहाँ पे डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, हमें इस रूल को फॉलो करना है। तो सबसे पहले डिवीजन है, 4 2 8 होगा, तो यानी 20 प्लस मुझे 2 दिख जाएगा अगर हम लोग इसका काम करेंगे तो। और यहाँ पे 3 इंटू 2 है, तो 3 2 6 दिख जाएगा हमें। ठीक है, अब यहाँ पे 20 2 22, 22 में से मुझे 6 माइनस करना है, तो मेरा यहाँ पे कितना मिलेगा, 14 और फिर 2 16, तो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा, 16। तो 16 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन जो है, which word of the following do not have the same relationship
ठीक है, एज बिटवीन द वर्ड चैरिटेबल एंड सेल्फिश। देखो चैरिटेबल एंड सेल्फिश ये दोनों एंटोनिम्स हैं, तो इसका जो है इस तरह का रिलेशनशिप ना मिले हमें वो फाइंड करना है। तो इल्यूमिनेट एंड डार्कन ये दोनों भी क्या है, एंटोनिम्स हो गया। जैसे यहाँ पे एंटोनिम्स है वही चीज यहाँ पे भी है। सेकंड जो है यहाँ पे एडहियर एंड स्टिक टू। एडहियर का मतलब होता है आसपास रहना, और स्टिक टू का मतलब होता है चिपका हुआ रहना। तो दोनों मतलब यहाँ पे क्या हो गया, सिनोनिम वर्ड है। तो यहाँ पे बोला है कि इन दोनों का सिमिलर रिलेशनशिप ना रहे। तो इन दोनों का रिलेशनशिप क्या था, एंटोनिम का रिलेशन था यहाँ पे। ठीक है, तो एंटोनिम का रिलेशन यहाँ पे है। यहाँ पे कौन सा रिलेशनशिप हो गया, सिनोनिम का रिलेशनशिप हो गया। तो ये इसका राइट आंसर होगा। लेकिन फिर भी एक बार देख लो, चेस एंड इमोरल दोनों का मतलब वही हो गया। ये दोनों क्या है, एंटोनिम्स हो गया एक दूसरे का। और सैडिस्टिक एंड फिर क्या लिखा हुआ है, किंथेरेटेड। अच्छा, काइंड हार्टेड, सैडिस्टिक एंड काइंड हार्टेड। चौथा वाला ऑप्शन क्या है यहाँ पे, सैडिस्टिक एंड काइंड हार्टेड। ठीक है, तो सैडिस्टिक मतलब जो उदास है, और काइंड हार्टेड मतलब जो है थोड़ा सा दयावान हो गया। सैडिस्टिक का मतलब यही हो गया जो मतलब जिसको कुछ पसंद नहीं आता है। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे का क्या हो गया, एंटोनिम। तो यहाँ पे जो सिनोनिम जो हमें मिल रहा है वो यही मिल रहा है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट जो है 24 नंबर का क्वेश्चन। 24 नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पे वो क्या कह रहा है, अ मैन स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट। ठीक है, अ मैन स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट एंड वॉक्स 4 माइल टूवर्ड्स नॉर्थ। हमें पता है जब भी हम लोग पेपर में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बनाते हैं तो ईस्ट हमारा इधर होता है, ठीक है, वेस्ट हमारा इधर होता है, नॉर्थ हमारा ऊपर होता है, साउथ हमारा नीचे होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन है यहाँ पे, मैन स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट एंड वॉक 4 माइल टूवर्ड्स नॉर्थ। नॉर्थ की तरफ कितना गया, 4 माइल गया। ठीक है, एंड टर्न्स हिज लेफ्ट एंड वॉक 6 माइल, और लेफ्ट जाकर के फिर से 6 माइल गया है। ठीक है, एंड टर्न्स राइट एंड वॉक्स 3 माइल्स, और फिर राइट जाकर के फिर से 3 माइल गया है। एंड अगेन टर्न हिज राइट एंड वॉक 4 माइल, और वापस से जो है इधर गया 4 माइल जो है राइट की तरफ मूव करके। टेक रेस्ट फॉर 30 मिनट्स, ही गेट्स अप एंड वॉक स्ट्रेट 2 माइल्स, और दोबारा से जो है मिरर 2 माइल और गया है यहाँ पे। और उसके बाद टर्न्स राइट एंड वॉक्स 1 माइल, और फिर इधर वॉक्स 1 माइल। तो यहाँ पे है व्हाट इज द डायरेक्शन ही इज फेसिंग। तो कौन से डायरेक्शन में है, ये साउथ के डायरेक्शन में है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साउथ। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन यहाँ पे है 25 नंबर का। 25 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 25 नंबर का क्वेश्चन है, इफ 15th जून फॉल्स 3 days आफ्टर टुमारो। ठीक है, 3 days आफ्टर टुमारो, 3 दिन आफ्टर टुमारो। ठीक है, मतलब टुमारो के बाद मतलब आज हो गया, फिर कल है, उसके 3 दिन। ठीक है, 1 2 3, ये जो 3 दिन है ये क्या पड़ रहा है, ये 15th पड़ रहा है, 15th जून। ठीक है, एंड दैट इज फ्राइडे। ठीक है, दैट इज फ्राइडे, टुमारो दैट इज फ्राइडे, मतलब ये चीज जो टुमारो है ये क्या है, ये फ्राइडे है। ठीक है, तो फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे, तो ये क्या हो गया, मंडे। ठीक है, मंडे पड़ रहा है 15th जून को। ऑन व्हाट डे विल द लास्ट डे ऑफ द मंथ फॉल। तो मंथ का लास्ट डे कब कितना होगा, तो जून हमें पता है कितने दिन का होता है, 30 दिन का जून होता है। तो 15 जून जो है मंडे पड़ रहा है। ठीक है, तो हमें पता है 7 7 का महीना होता है, तो 7 7 14 दिन जो होगा। तो मंडे से जो 14वां दिन जो होगा, ठीक है, वो भी क्या आएगा, मंडे ही आएगा। तो उसके बाद जो लास्ट जो 15वां दिन होगा, यानी कि मतलब 15 दिन तो खत्म हो गया ना, तो नेक्स्ट 15 दिन 30 दिन करने के लिए, तो नेक्स्ट जो 15वां दिन होगा मंडे के बाद वाला दिन आएगा, यानी कि ट्यूसडे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 ट्यूसडे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पे 2 3 10 29 66, और उसके बाद नेक्स्ट सीरीज हमें फाइंड करना है। ठीक है, देखो तरीका बहुत सारा है। ठीक है, जो यहाँ पे देखो 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे देखो 7 का डिफरेंस है, फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 19 का डिफरेंस है, फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कितना हो जाएगा, 9 7 16, और फिर यहाँ पे कितना हो गया, 4 2 6 हो गया ना, तो 4 नहीं होगा 3 होगा, तो 3 2 5, 9 7 16
हो गया 37 हो गया। ठीक है, इसके बाद वाला हमें नहीं पता। ठीक है, यहाँ पे फिर से डिफरेंस देख लो 6 का है, यहाँ पे डिफरेंस देख लो कितना हो रहा है 12 का हो रहा है, यहाँ पे डिफरेंस देख लो कितना होता है 19 दूना 38। ठीक है, यानी 18 का डिफरेंस हमें दिख रहा है। ठीक है, फिर से यहाँ पे डिफरेंस देखो, हमें यहाँ पे डिफरेंस नहीं पता, मतलब यहाँ पे एक नंबर होगा। ठीक है, ये जो नंबर यहाँ पे मेंशन है ये हमें नहीं पता। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होगा हमें नहीं पता। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 6 का डिफरेंस 12 6 18 होगा, तो फिर यहाँ पे 6 अगर मैंने लिखा तो 8 6 14, यहाँ पे कितना आएगा 24 आएगा। तो 24 को ऐड करेंगे तो 7 3 10 7 4 11, और फिर 3 2 5 और 1 6 61 हो गया। तो 61 और फिर मेरा 37, अगर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा मेरा यहाँ पे, सॉरी 37 है 61 और फिर यहाँ पे 66, दोनों को ऐड कर दिया कितना आएगा 6 6 12 127। तो यानी कि 127 जो है ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 3 जो है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, इफ एक्ने कैन बी कोडेड, acne can be coded as 3 7 29 and 11, boil will be coded as। अब देखो acne जो वर्ड है A1 होता है, C3 होता है, N14 होता है और E15 होता है, लेकिन A को 1 का जगह पे क्या लिखा गया है 3 लिखा गया है, और फिर 3 को कितना लिखा गया है 7 लिखा गया है, 14 को लिखा गया है 29 और फिर 15 को लिखा गया है 11। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा सॉरी यहाँ पे 15 नहीं होगा, यहाँ पे ये कितना होगा ये 5 होगा। ठीक है, I5 होता है। ठीक है, तो I5 है, 5 को लिखा गया है 11। तो हमें पता है देखो कैसे आ रहा है यहाँ पे 5 2 10 प्लस 11, ये हो सकता है 5 2 10 प्लस 11 1। ठीक है, प्लस 1 आपको यहाँ पे मिल जाएगा 11। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट अगर देखोगे यहाँ पे 14 था, 14 दूना 28 और 1 29, सेम कंडीशन है, 3 दूना 6 और 1 7 और एक 1 इंटू टू प्लस 1 तो 3 हमें मिल जाएगा। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। उसी के अकॉर्डिंग बॉयल को अगर देखेंगे तो B2 हो रहा है, O15 हो रहा है, I9 हो रहा है और 12 हो रहा है। तो 2 दूना 4 और 1 5 5 5 5 सब में है, 15 दूना 30 और 1 31 31 31 इसमें है, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। ठीक है, 9 दूना 18 1 19, यानी कि इसमें मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट नंबर है, इफ रिक्वेस्ट इज रिटन एज। ठीक है, अगर आप देखोगे रिक्वेस्ट को लिखा गया है ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है एसिड को कैसे लिखा जाएगा, तो आर के बाद मुझे एस मिलता है, ये सही है। ई को लिखा गया है 2, फिर क्यू के बाद जो है आर निकलेगा, ये भी सही है। फिर उसके बाद यू को लिखा गया है 5। ठीक है, उसके बाद ई को लिखा गया है 2, फिर एस के बाद टी मिलता है, टी के बाद यू मिलता है, ये भी सही है। देखो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, हमें पता है वॉवेल्स जो होते हैं ए ई आई ओ यू, ये 5 वॉवेल्स होता है। ए को 1 मानते हैं, ठीक है, ई को 2 मान लिया, ये I3 हो गया, O 4 हो गया और इसको 5 मान लिया। तो इस हिसाब से अगर देखेंगे यहाँ पे E की जो वैल्यू है वो 2 मेंशन है। ठीक है, U जो है वो 5 मेंशन है, हाँ सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, इसके अलावा E2 है, हाँ मतलब A E I O U को 1 2 3 4 5 मान लिया और बाकी को उसके बाद वाला जो है वर्ड लिख दिया, तो उसके अकॉर्डिंग फिर एसिड को लिखना है। तो एसिड का देखो A जो है इसका 1 आएगा, C जो है वो 3 होता है तो C के बाद D आ जाएगा यानी D आ जाएगा। फिर I जो है I के लिए 3 होगा और D के लिए फिर पता है क्या होगा E। तो 1D 3 1D उसके बाद 3 ई, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 29 नंबर का क्वेश्चन। 29 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, ऑल द बुक्स रिटन बाय प्रभाकर आर टेक्स्ट बुक। हमें क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन टू स्टेटमेंट आर फॉलोड बाय 4 इन्फेरेंसेस, यानी कि ऑप्शंस, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन। मतलब आपको 2 स्टेटमेंट दिया है और 2 स्टेटमेंट से जुड़ा हुआ आपसे 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो ज्यादा अप्रोप्रिएट है। ठीक है, यहाँ पे है ऑल बुक्स रिटन बाय प्रभाकर आर टेक्स्ट बुक। ठीक है, मतलब ऑल बुक्स रिटन बाय प्रभाकर। ठीक है, प्रभाकर के द्वारा जितना भी बुक लिखा गया है, ठीक है, तो प्रभाकर के द्वारा जितना भी बुक लिखा गया है वो क्या है, टेक्स्ट बुक है। ठीक है, टेक्स्ट बुक है, प्रभाकर के द्वारा जितना भी बुक लिखा गया है। सम ऑफ हिज बुक्स आर पब्लिश्ड बाय पीतम्बर पब्लिशिंग कंपनी।
इजी क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा मतलब वेन डायग्राम का भी जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत सिंपल है यहाँ पे कि कुछ बुक्स हैं जो कि पब्लिश करे गए हैं किसके द्वारा, पीताम्बर पब्लिशिंग कंपनी के द्वारा। अब इससे जुड़ा हुआ जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, क्या पूछा है ये क्वेश्चन। पूछा है ऑल द बुक पब्लिश्ड बाय पीताम्बर पब्लिशिंग कंपनी हैव बीन रिटन बाय प्रभाकर, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये बोला गया कि प्रभाकर ने जो बुक्स लिखी है वो सारी टेक्स्ट बुक है। ठीक है, और उसमें से कुछ को पीताम्बर पब्लिशिंग कंपनी ने पब्लिश करा है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया। दूसरा है पीताम्बर पब्लिशिंग कंपनी पब्लिशेस सम क्रिटिकल एसे रिटन बाय, मतलब पीताम्बर पब्लिशिंग कंपनी जो है वो कुछ क्रिटिकल एसेस जो है लिखती है जो कि प्रभाकर ने पब्लिश करा है, नहीं ये भी गलत हो गया, प्रभाकर ने लिखा है। ठीक है, ये भी गलत हो गया। तीसरा जो है सम टेक्स्ट बुक रिटन बाय प्रभाकर आर पब्लिश्ड बाय पब्लिशर्स, ठीक है, अदर देन पीताम्बर पब्लिशिंग कंपनी। ठीक है, सम टेक्स्ट बुक रिटन बाय प्रभाकर, ठीक है, आर पब्लिश्ड बाय पब्लिशर्स अदर देन पीताम्बर पब्लिशिंग कंपनी। ये हो सकता है भाई, क्योंकि प्रभाकर ने सिर्फ टेक्स्ट बुक लिखे हैं जिसमें से कुछ टेक्स्ट बुक को पीताम्बर पब्लिशिंग कंपनी ने पब्लिश करा है, तो यानी कि बाकी नहीं मतलब बाकी जो बुक्स है उसे किसी और ने करा होगा। तो सिंपल है, जो ऑप्शन 3 है ये यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट हो जा रहा है। ऑप्शन 4 जो है पीताम्बर पब्लिशिंग कंपनी ओनली पब्लिशेस टेक्स्ट बुक, ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन 3। ये सारे टेस्ट, ये सारे जो क्वेश्चंस है, पूरा का पूरा मॉडल पेपर कंप्लीटली फ्री है। आपको करना क्या है, निशांत एकेडमी का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, वहां पे आप ये पूरा का पूरा टेस्ट दे सकते हैं खुद से। ठीक है, जो 30 नंबर का जो यहाँ पे क्वेश्चन है, स्टेटमेंट जो दिया हुआ है, ऑल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैव अ डॉक्टरेट डिग्री, जितनी भी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैं सबके पास डॉक्टरेट की डिग्री है। एक्स इज अ लेडी प्रोफेसर, ठीक है, लेडी प्रोफेसर है लेकिन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है, वो ये चीज नहीं बोला गया है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है ऑल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, जितनी भी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर होंगी, ठीक है, उन सब के पास डॉक्टरेट की डिग्री है, तो डॉक्टरेट की डिग्री बहुतों के पास होगी। यूनिवर्सिटी जो प्रोफेसर्स हैं उनके पास हमेशा डॉक्टरेट की डिग्री होगी। अब एक्स इज अ लेडी प्रोफेसर, ठीक है, लेडी प्रोफेसर है एक्स, ठीक है, एक्स जो है एक लेडी प्रोफेसर है, डॉक्टरेट डिग्री हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, यूनिवर्सिटी की भी प्रोफेसर हो सकती है नहीं भी हो सकती है, हमें नहीं पता। तो एक्स डजंट हैव अ डॉक्टरेट डिग्री, हमें नहीं मालूम। दूसरा है, दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है, ठीक है, ओनली मेन, ठीक है, ओनली मेन प्रोफेसर हैव अ डॉक्टरेट डिग्री, ये भी नहीं बोला गया इस तरीके का कुछ भी। ठीक है, तो यहाँ पे जो बोल रहा है कि कौन सा इसमें से कथन जो है सही है वो आपको बताना है दोनों में से, तो दोनों में से जो है कुछ फॉलो नहीं करेगा, सीधा सा बात है। मतलब ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो कंक्लूजन है, दोनों में से कोई कंक्लूजन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो नाइदर वन नॉर टू फॉलो, तो यानी कि जो ऑप्शन 3 है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं 31 नंबर के क्वेश्चन पे, और यहाँ से आपका क्वांट का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। पहला जो क्वेश्चन है, 1/4 ऑफ द टैंक, 1/4, ठीक है, 1/4 ऑफ द टैंक होल्ड्स 135 लीटर of water, what part of the tank is full if it contains 180 लीटर of the water। ठीक है, 180 लीटर अगर पानी है तो कितना पार्ट भरा होगा, ये चीज पूछा गया है। 1/4 भाग जब भरा है तो इसका मतलब 135 लीटर भरा है, तो मतलब अगर टोटल 4 भाग है उसमें से अगर एक भाग भरा है तो इसका मतलब है 135 लीटर पानी भरा है। तो 135 लीटर अगर एक भाग है तो 4 भाग का मतलब कितना हो गया, तो इंटू 4 कर देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे, 5 चौके 20, ठीक है, 2 और 13 दूना 26 देते हैं, चलिए 13 चौके 52, 52 प्लस 2 कर देंगे तो 54, यानी कि 540 लीटर जो है टोटल इसकी कैपेसिटी हो गई। ठीक है, पूरे टैंक की कैपेसिटी कितनी होगी, 540 लीटर। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट पार्ट ऑफ द टैंक इज फुल इफ 180 लीटर जो है पानी है, तो 18 के टेबल में 154 आता है। आप बोलोगे सर हाँ सर, 18 दूना 36, 18 तिया 54, यानी कि 3 भाग, यानी 1/3 भाग। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा, 1/3 भाग। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 32 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, मैं इसे और डिटेल में समझा दूंगा। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि यूनिट प्लेस का जो यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट है इसका यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट आएगा, तो जब भी 1 से लेकर के अगर हमें 9 तक अगर कोई नंबर इनटू में दिया हुआ है, इस तरह से जब भी दिया होगा तो आपको इनके बीच में एक 85 तो दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है, उसी तरीके से 82 तो दिखेगा ही दिखेगा, तो 5 और 2 दिख रहा है। ठीक है, तो 5 दूना कितना हो गया, 10, तो 0 आ गया। तो जब एक 0 अगर मिल गया तो हमेशा यूनिट डिजिट में क्या दिखेगा, 0 ही दिखेगा। आप इस 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो 0 ही मिलेगा, तो जो यूनिट डिजिट में हमें क्या मिलने वाला है, 0 ही मिलने वाला है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे 33 नंबर का,
33 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है यहाँ पे, इफ वी राइट 45 एज अ सम ऑफ द फोर नंबर्स सो दैट व्हेन 2 इज एडेड टू द फर्स्ट नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि 45, इफ वी राइट 45 एज अ सम ऑफ द फोर नंबर्स, चार नंबर्स का सम के रूप में अगर हम लोग 45 को लिखते हैं, सो दैट व्हेन 2 इज एडेड टू द फर्स्ट नंबर, 2 subtracted from the second number, third multiplied by 2 and fourth divided by 2, we get the same result। सेम रिजल्ट मतलब जो नंबर्स हो रहे हैं वो सभी नंबर्स इक्वल हो जा रहे हैं। देन फाइंड द फोर नंबर। देखो इसके तरीके बहुत सारे हैं, आप लिट करके भी कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे जो राइट अप्रोच है यहाँ पे वो क्या है, अगर आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग जा रहे हो तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग मतलब अगर आप ऑप्शंस अप्रोच अगर लगाते हैं तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आप देखोगे चार नंबर्स है जिसमें से आप देखो फोर्थ वाला जो है डिवाइड होना चाहिए 2 से। तो अब देखो फोर्थ वाला जो है 2 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो 21 है और यहाँ पे 15 है, ये दोनों तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये फ्रैक्शन में आ जाएगा। और फ्रैक्शन में आ गया तो आप देखो जब दूसरा वाला जो नंबर, पहले वाले में क्या करना है, पहले वाले में 2 जोड़ना है, दूसरे वाले से 2 घटाना है, तीसरे वाले को 2 से मल्टीप्लाई करना है और चौथे वाले को 2 से डिवाइड करना है। तो आप देखो 2 और 1 3 हमें मिलेगा, यहाँ पे भी 8 में से 2 गया 6 मिलेगा। तो जब 21 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 10.5 मिलने वाला है जो कि फ्रैक्शन है, तो ये कभी इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो ऑब्वियस है कि ये दोनों ऑप्शंस तो ऐसे ही गलत हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अगर मैं इस वाले में लगाता हूं तो 8 प्लस 2 10 दिख रहा है, 12 में से 2 गया 10 दिख रहा है, 5 को 10 2 से मल्टीप्लाई करा तो 10 दिख गया और 20 को 2 से डिवाइड कर दिया तो 10 दिख गया। तो यानी चारों इक्वल हो गए, यहाँ पे यही पूछा भी था, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जा रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे 2 प्लस 2 4 हो रहा है और 12 में से 2 गया तो 10 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज जो है इक्वल नहीं होगा, तो यानी कि ये गलत हो गया। तो जो राइट आंसर है वो हो गया ऑप्शन 2। ठीक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन था, बस आपको अप्रोच पता होना चाहिए कि कैसे करना है जल्दी। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, द एलसीएम ऑफ द टू नंबर इज दिस 864। ठीक है, दो नंबर है उनका एलसीएम इतना दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है इतना, इफ वन नंबर इज 288 तो हमें अदर नंबर बताना है क्या होगा। तो बहुत सिंपल होता है इस तरह का, आपको क्या करना है, दो नंबर्स हैं जिसका एलसीएम दिया हुआ है 864 और एचसीएफ दिया गया है 144। ठीक है, एक नंबर इतना है, दूसरा नंबर बताना है। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। तो इससे सेकंड नंबर आराम से निकल जाता है, कितना होता है 864 इंटू 144 और डिवाइड बाई जो है आपका पहला नंबर कितना है 288। इससे ये 2 टाइम कैंसिल हो गया, 2 से ये कट गया, 4 3 और फिर 2। ठीक है, 4 3 2 यानी कि ऑप्शन 3 जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके और भी मेथड हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन ये सबसे सिंपल है, आप आराम से इसको ध्यान में रख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे, सुमन कैन डू अ वर्क इन 3 डेज, सुमति कैन डू द सेम वर्क इन 2 डेज। ठीक है, एक 3 दिन में, दूसरा 2 दिन में काम करती है, बोथ ऑफ देम फिनिश द वर्क टुगेदर एंड गेट 150 रुपीज 150। तो उनका जो है शेयर कितना होगा। तो बहुत सिंपल है, एक 3 दिन में काम कर रहा है, ठीक है, एक जो है 3 दिन में काम कर रही है और दूसरा 2 दिन में काम कर रहा है, तो अगर दोनों का एफिशिएंसी निकालना होगा तो कितना आएगा, 2:3 का रेशियो में है। ठीक है, मतलब ये जो है 2 भाग काम कर रहा है और ये 3 भाग काम कर रहा है, इस तरह से करके हम लोग एफिशिएंसी निकाल सकते हैं एक दिन में। ठीक है, तो अब उसी के अकॉर्डिंग शेयर होगा, तो शेयर कितना है 150 रुपया। तो 150 रुपया इन दोनों का अगर सम निकालेंगे 2 + 3 का कितना आ जाएगा 5। तो 5 से कितना का ये फैक्टर ऑफ मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा यहाँ पे 30 का, तो ये 30 फैक्टर ऑफ मल्टीप्लीकेशन हो गया। अगर आपको ये सब जब नहीं पता तो मैथ्स वीक है, आपको सिंपल क्या करना है, बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस हैं अच्छे अच्छे टीचर्स की, आप उन वीडियो को फॉलो करिए। ठीक है, आप ये सारे शॉर्ट ट्रिक्स सीख जाओगे। अगर आप एक डेडिकेशन के साथ एक कोर्स चाहते हैं तो निशांत अकेडमी एप्लीकेशन पर आपको क्वांट का बिल्कुल जीरो से आपको एक पूरा का पूरा सीरीज मिल जाएगा। इसके अलावा हम लोगों का फाउंडेशन कोर्स भी है जहाँ पे आपको बिल्कुल बेसिक नहीं, आप पहली बार अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बिल्कुल जीरो लेवल से हम लोग आपका हर गवर्नमेंट एग्जाम के लायक आप बन जाओ, उसके लिए हम लोग पूरा प्रिपरेशन करवाते हैं। ठीक है, निशांति अकेडमी पर आपको फाउंडेशन कोर्स मिल जाएगा जिसकी वैलिडिटी 2 साल की है और इसके अंदर बहुत सारी पर्क्स एंड फैसिलिटीज भी आपको दी गई हैं। आप एक बार उसका जो डेमो सेशन है आप उसे एक बार जरूर चेक करिए। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो 30 का ये फैक्टर ऑफ मल्टीप्लीकेशन निकल गया, तो 30 दूना कितना हो जाएगा 60 और 30 तिहाई कितना हो गया 90। आपसे पूछा गया है सुमन का शेयर बताओ, सुमन यानी कि पहली वाली का, तो पहली वाली का शेयर कितना हो गया 60। ठीक है, तो ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 36 नंबर का क्वेश्चन। 36 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है,
36 नंबर का क्वेश्चन है, अ पुलिस मैन गोज आफ्टर अ थीफ, ठीक है, हु हैज 100 मीटर स्टार्ट इफ पुलिस मैन रन्स अ किलोमीटर इन 8 मिनट्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या है, अ पुलिस मैन गोज आफ्टर अ थीफ हु हैज 100 मीटर स्टार्ट, ठीक है, यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा जो कि नहीं गिवन है, ठीक है, स्टार्ट। अब यहाँ पे इफ द पुलिसमैन रन्स अ किलोमीटर इन 8 मिनट, 8 मिनट में 1 किलोमीटर जा रहा है, और थीप जो है 1 किलोमीटर जा रहा है 10 मिनट में, तो यहाँ पे देन द डिस्टेंस बाय थीप बिफोर ही इज ओवर पावर्ड इज, मतलब वो कब पकड़ा जाएगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा पकड़ाने से पहले, ये चीज उससे पूछा गया है क्वेश्चन में, ठीक है। कैसे करेंगे इसको, बहुत सिंपल है। देखो पुलिसमैन जो है, पुलिस जब 100 मीटर का डिस्टेंस पे है चोर, ठीक है, तो फिर पुलिसमैन ने उसको देखा और फिर पकड़ना शुरू करा, ठीक है। थीप की जो स्पीड दी गई है वो दी गई है कितना, 1 किलोमीटर जाता है 10 मिनट में, ठीक है, 1 किलोमीटर जाता है 10 मिनट में, ठीक है, 10 मिनट में। तो अगर आप देखोगे 1 किलोमीटर जाता है 10 मिनट में, यानी कि 1000 मीटर जा रहा है वो 10 मिनट, 10 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 60 करना पड़ेगा, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया, यानी 10/6 मीटर पर सेकंड, ये इसका स्पीड निकल गया, ठीक है। अब इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं लेकिन नहीं करा मैंने। इधर पुलिस का अगर देख लें, ठीक है, तो ये 1000 किलोमीटर जा रहा है कितना में, 8 मिनट में, 8 इंटू 60 कर दिया, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 4 से देखोगे 4 दूना 8, और 4 से यहाँ पे 25 होगा, ठीक है, यानी 25/12, ठीक है, 25/12 जो है ये मीटर पर सेकंड जो है, ये पुलिस का स्पीड आ गया, ठीक है, और दोनों सेम ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो ऑब्वियस है फाइनल हम लोग क्या करेंगे, जो स्पीड होगा उसको हम लोग रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए माइनस कर देंगे, ठीक है, ज्यादा से कम को, तो 25/12, इससे हमने माइनस कर दिया 10/6, नीचे 12 करने के लिए हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 20/12 आ जाएगा यहाँ पे, तो 20/12 यहाँ पे लिखा, तो ऑब्वियस है 5/12 जो है ये इसका रिलेटिव स्पीड निकलेगा मीटर पर सेकंड में। और मुझसे पूछा गया है कि जो है, अब देखो डिस्टेंस दोनों के बीच का कितना है, 100 मीटर, इसको कवर करने में कितना टाइम लगेगा, तो बहुत सिंपल है, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, स्पीड कितना है 5/12, ठीक है, तो ऑब्वियस है यहाँ पे ये सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 20/2500, यानी कि 12 दूना 24, 240 सेकंड लगेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि 240 सेकंड जब तक वो पकड़ाएगा तब तक थीप जो है कितना दूर गया होगा, तो थीप का स्पीड कितना है यहाँ पे, ठीक है, 10/6, 10/6, तो 10/6 में वो 240 सेकंड में कितना डिस्टेंस जाएगा हमको यही निकालना है, तो 240 सेकंड में, ठीक है, मेरा फॉर्मूला क्या है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, हमको चाहिए डिस्टेंस, तो स्पीड को टाइम से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो स्पीड कितना है यहाँ पे 10, ठीक है, बटा 6, और इसको मल्टीप्लाई करना है टाइम से, टाइम कितना है 240, देखो 6 से कट रहा है, 6 चौके 24, यानी कितना आ जाएगा 400, 400 मीटर जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 400 मीटर कहाँ है, ऑप्शन नंबर 2 में, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट है 37 नंबर का क्वेश्चन। 37 नंबर का क्वेश्चन है, इन अ 1 किलोमीटर रेस ए बी एंड सी आर द 3 पार्टिसिपेंट्स, ठीक है, ए बी सी जो है यहाँ पे 3 पार्टिसिपेंट्स गिवन है, ए कैन गिव अ स्टार्ट of 50 meter and C a start of 69 meter, then which B can the start which B can allow C, तो B C को कितना अलाउ करता है, मतलब कितना स्टार्ट देता है वो बताना है। अब क्वेश्चन जो है ये चूंकि रेस का क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है, इन अ 1 किलोमीटर रेस, ठीक है, 1 किलोमीटर वाला जो रेस है, ठीक है, देखो जो रेस हो रहा है वो हो रहा है 1 किलोमीटर का, ठीक है, 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर का रेस हो रहा है, ठीक है, 3 पर्सन है यहाँ पे, ए बी और सी, ठीक है, ए बी और सी, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि ए ने, ठीक है, ए ने बी को 50 मीटर का एक स्टार्ट दिया, 50 मीटर का स्टार्ट दिया, मतलब जब ए 50 मीटर गया, ठीक है, 50 मीटर तक चला गया बी, तो उसके बाद ए स्टार्ट करता है चलना, ठीक है, और फिर सी को स्टार्ट दिया है 69 मीटर का, मतलब सी जब 69 मीटर तक गया है, ठीक है, 69 मीटर तक गया है तब ए स्टार्ट करा है, और उसके बाद रेस जो है तीनों सेम टाइम पे कंप्लीट कर रहे हैं। अगर आपको नहीं दिया हुआ है कि कितने टाइम में सब पहुंचा है, तो आपको मान के चलना है तीनों सेम टाइम पे जो है रेस को कंप्लीट कर रहा है,
तो आपको बताना है यहाँ पे बी सी को कितना का स्टार्ट देगा ये बताओ। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका मतलब ये हो रहा है कि ए 1000 मीटर जितने टाइम में कवर कर रहा है, ठीक है, बी को चूंकि 50 मीटर वो पहले चला गया था, उसके बाद से ए ने स्टार्ट करा, तो यानी कि बी ने जो है उसी टाइम पे जिस टाइम पे ए ने कवर करा है, ठीक है, मतलब मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए इन तीनों ने टी टाइम पे पूरा रेस कंप्लीट करा। ठीक है, तो टी टाइम में चूंकि ए कितना डिस्टेंस जा रहा है, 1000 मीटर यही जा रहा है। इसी टाइम पे बी कितना जाएगा, तो 1000 से 50 कम करना पड़ेगा क्योंकि 50 मीटर वो पहले चला गया था। ठीक है, तो यानी कि 950 मीटर जाएगा। वहीं अगर सी का देखने जाए तो सी कितना जाएगा, तो सी 69 ऑलरेडी गया हुआ था, तो 1000 से 69 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे, 69 माइनस करेंगे हम लोग, 70 माइनस करा तो 930, 931 आएगा यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, 931 मीटर हो गया, ये सी का निकल गया। अब बी और सी का देख रहे हैं। ठीक है, देखो इसको जो टाइम लगा है 950 मीटर जाने में, इसको टी टाइम लगा है, और यहाँ पे सी का अगर देखा जाए इसको कितना लगा है, 931 मीटर उसी टाइम पे गया है। यानी कि देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 950 मीटर जो बी गया है, ठीक है, वो जितने टाइम में गया है, ठीक है, 931 मीटर जो है वो सी जा रहा है सेम टाइम में। ठीक है, ये चीज हो गया। तो यानी बी जब 1000 मीटर जाएगा, ठीक है, 1000 मीटर जब मतलब बी जब यहां से स्टार्ट करेगा, ठीक है, यहां से जब बी स्टार्ट करेगा तो फिर ये कहाँ मतलब कितना डिस्टेंस जाएगा हमें ये फाइंड करना है। तो ऑब्वियस है, अगर बी 950 मीटर जाता है तो ये जाता है 931 मीटर, तो जब ये 1000 मीटर जाएगा तो ऑब्वियस है 931 से थोड़ा सा ज्यादा होगा। इसको बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशन। मतलब दो तरह का मतलब रिलेशनशिप दो तरीके का होता है, एक को बोलते हैं सीधा समानुपात, डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला रिलेशन, और दूसरा होता है विलोमानुपात, इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन। मतलब अगर एक चीज बढ़ रहा है दूसरा चीज घट रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे समझो, मान लो कि 5 आदमी मिल करके एक घर बनाते हैं 10 दिन में। ठीक है, 5 आदमी मिल करके एक घर बना रहे हैं 10 दिन में। मैंने आदमियों की संख्या 25 कर दी, तो आदमी बढ़ गया, तो जो दिन था काम करने का वो बढ़ेगा या घटेगा, तो सिंपल है यहाँ पे घट जाएगा। क्यों, क्योंकि ज्यादा आदमी मिल के काम कर रहे हैं तो जल्दी काम खत्म हो जाएगा। तो ये चीज अगर बढ़ी है तो, और अगर इधर वाली घट जाती है तो इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, विलोमानुपात। इस केस में एक अलग रिलेशनशिप होता है। अगर इधर वाला चीज और इधर वाला चीज दोनों बढ़ता है तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, सीधा समानुपात। तो यहाँ पे जो आपको केस दिख रहा है ना वो सीधा समानुपात का है। तो इस तरह का जब भी हमें दिखेगा तो हम लोग इसको मान लेंगे x, और हमें x निकालना है तो बहुत आसानी से यहाँ से निकल जाता है, 950 बटा 1000, ठीक है, इक्वल्स टू 931 बटा x। अब आपको इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करके x की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो x इक्वल्स टू 931 इंटू 1000, ठीक है, बटा 950। बस आपको कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व कर देना है। देखो अगर आप देखोगे जीरो से जीरो कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, 5 से कैंसिल होता है, ठीक है, 5 से यहाँ पे 20 बार में, और 5 से 19 पचे 95 होता है, 19 बार में यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। 19 चौके 76 होता है यहाँ पे, 17, 19 नवा 171 होता है, यानी कि 49 हो गया। और 49 दूना, हमें अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 49 दूना कितना हो जाएगा यहाँ पे, 9 दूना 18, और 4 दूना 8, और 1 9, ठीक है, 980। ठीक है, तो यानी कि जो सी है वो कितना जाएगा, 980 मीटर जाएगा। तो 1000 मीटर जब बी जा रहा है तो ये जा रहा है कितना, 980 मीटर। तो उस केस में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको कितना का डिफरेंस दिख रहा है, कितना का डिफरेंस दिख रहा है, 20 का डिफरेंस मिल रहा है। तो 20 मीटर का जो है ये क्या देगा, स्टार्ट देगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन 2 है 20 मीटर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, होपफुली आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, बहुत आसान था ये। जो है 38 नंबर का क्वेश्चन है। 38 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। 38 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि 3 taps ए बी एंड सी कैन फिल अ टैंक इन 12, 15 एंड 20 आवर्स रिस्पेक्टिवली। 3 टैप हैं, 3 नल हैं, ए बी और सी। ठीक है, एक 12 घंटे में, दूसरा 15 घंटे में, और तीसरा जो है वो 20 घंटे में रिस्पेक्टिवली जो है एक टैंक है उसको भर सकता है।
ठीक है, टैंक को भर सकता है इफ ए इज ओपनड ऑल द टाइम, ए को जो है पूरा टाइम तक ओपन करा गया, एंड बी एंड सी आर ओपन फॉर 1 आवर ईच, और बी और सी को एक एक घंटे करके ओपन करा गया अल्टरनेटिवली, मतलब पहला घंटा ये चलेगा फिर दूसरा घंटा ये चलेगा, तो टैंक विल बी फुल एंड, तो टैंक कितने टाइम में भरेगा ये बताओ। इस तरह के केस में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसका एलसीएम निकाल करके टैंक का कैपेसिटी कितना है वो फाइंड कर लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा 60, 12 25 60, 15 चौके 60, 20 तिहाई 60 होगा, ठीक है। अब देखो, अब जो है अगर फर्स्ट मतलब जो है बोला गया है जो पहला वाला है वो लगातार चला रहा है, ठीक है, यानी कि जो 5 है, जैसे अगर 1 घंटे का देखा जाए तो 1 घंटे में ये 5 भाग ये भरेगा और प्लस 1 घंटे तक ये चलेगा, बी वाला पार्ट चलेगा, ठीक है। फिर दूसरा घंटा जो होगा उसमें ये 5 चलेगा क्योंकि ये वाला जो है कंटिन्यूअस चल रहा है, और इसमें क्या है, दूसरा घंटा में बी को बंद कर दे रहा है और सी को चलाया जा रहा है, यानी कि ये 3 भाग ये चलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट 2 आवर्स का अगर देखा जाए तो 2 घंटे में कितना भरा रहा है, तो 5 5 10 और 4 3 7 17, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया 17 भाग, 17 भाग जो है टोटल टंकी भराता है 2 घंटे में, ठीक है। तो यहाँ पे है कितना 60, ठीक है। 17 के टेबल में इससे पहले वाला कोई नंबर, तो 17 दूना 34, 17 तिया 51, ठीक है, 17 चके 68 हो गया, ज्यादा हो गया, तो 17 तिया 51, ठीक है। तो 3 बार में, ठीक है, 51 होगा, और इंटू 3 करेंगे तो 3 दूना 6, तो 6 घंटा में 51 भर जाएगा, ठीक है। अब 51 के बाद फिर नेक्स्ट जो है नेक्स्ट आवर में कितना भरेगा, 5 4 9, ठीक है। तो 51 प्लस 9 कितना हो गया, 60 हो गया, ठीक है। तो 1 घंटा और चाहिए, 51 प्लस 9 मतलब 1 घंटा और, तो 6 प्लस 1 यानी कितना हो गया 7 घंटा, तो 7 घंटा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 39 नंबर का क्वेश्चन। 39 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, 39 नंबर का क्वेश्चन है 360 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड 250 स्क्वायर सेंटीमीटर आर द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल। दो सिमिलर ट्राइंगल है, ठीक है, एक ये ट्राइंगल हो गया और एक और ट्राइंगल हो गया, तो दो सिमिलर ट्राइंगल है, एक का एरिया है 360 स्क्वायर सेंटीमीटर और दूसरा का एरिया है 250 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। If the length of the one of the sides of the first triangle be 8 centimeter, then the length of the corresponding sides जो है वो कितना होगा। तो एक्चुअल में सिमिलर ट्रायंगल का जो कंडीशन होता है वो क्या होता है, अगर जैसे यहाँ पे ये है, ठीक है, इसका जो हाइट है इसको मान लिया x, ठीक है, थोड़ी देर के लिए, तो 8 का स्क्वायर बटा x का स्क्वायर इक्वल्स टू 360 बटा 250। ये स्क्वायर इसलिए करा क्योंकि हमें जो है स्क्वायर गिवन है, हमें एरिया गिवन है इसीलिए, ठीक है, एरिया गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 0 से 0 कैंसिल हो रहा है, तो 36 और यहाँ पे कितना आएगा 25, तो 36 यानी 6 का स्क्वायर और 25 यानी 5 का स्क्वायर। तो फाइनली इसको सॉल्व करेंगे तो 8/x इक्वल्स टू 6/5 मिलेगा। अब देखो 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, यानी यहाँ पे हमें कितना मिलेगा, यहाँ पे 6 बाई कितना था 5 था ना, 6/5 था, 2 तिहाई 6 और 2 चौके 8 यानी 5 चौके 20, ठीक है, और फिर बटा 3, तो 20/3 हमें क्या निकलेगा, x का वैल्यू निकलेगा। x का वैल्यू क्या आएगा 20/20/3, तो 20/3 6 तिया 18 दो 20, 20/3 यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 40 नंबर का क्वेश्चन। 40 नंबर का क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 144 सेंटीमीटर। जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है इसका पेरीमीटर दिया है। आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होता है जिसके दो साइड्स इक्वल होते हैं और एक साइड अनइक्वल होता है, ठीक है, ये हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब एक जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है उसका पेरीमीटर कितना है 544 सेंटीमीटर, और ईच ऑफ इक्वल साइड इज 5/6 टाइम्स ऑफ इस बेस। बेस को अगर x मानते हैं तो जो इक्वल साइड है वो कितना है 5x/6 और 5x/6 ये है, ठीक है। और पेरीमीटर जो है मेरे को दिया हुआ है 544, यानी कि x प्लस 5x/6 प्लस 5x/6, ठीक है, इक्वल्स टू कितना दिया है 544। अब इसको सॉल्व करना है सिंपल, तो 5 5 10x/6, तो अगर हम लोग टोटल अगर कर दें यहाँ पे तो टोटल कितना आएगा मेरा 5 5 10 और 6 16, 16x/6 आएगा इक्वल्स टू 544 ये आएगा, ठीक है। 16 से कटता है ये देखो, 16 से कटेगा, 16 दूना 32, 16 तिया 48, ठीक है, और 6 बचा, तो 16 तिया 48, 16 चौके 64, 34 आ जाएगा। तो x की वैल्यू निकल गई मेरी, कितनी हो गई 34 × 6, तो 6 चौके 24,
2 6 तिया 18 और फिर 2 20, 204 आ गया। तो x का वैल्यू 204 आ गया, यानी ये साइड कितना हो गया 204 और ये साइड कितना हो जाएगा 204 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे 5/6 को, तो 6 से 6 तिया 18 और 6 चौके 24, 34 बचे, कितना आ जाएगा 5 चौके 20 और 5 तिया 15, 16 17, 170 सेंटीमीटर है। हमें क्या चाहिए, हमें एरिया चाहिए, तो एरिया के लिए हाइट चाहिए होगा, ठीक है, ये हाइट चाहिए होगा। तो ये वाला चीज कितना होगा, अगर ये 204 है तो ये कितना हो जाएगा 102, ठीक है, आधा कितना होगा 102, ठीक है, तो ये चीज चाहिए हमें, तो कितना फॉर्मूला क्या होगा इसका हाइट का, तो हाइट इक्वल्स टू हाइपोटेनियस स्क्वायर यानी 170 का स्क्वायर माइनस 102 का स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है, ये चीज है। हमें पता है 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 और फिर 20 हो जाएगा 102 का स्क्वायर। 102 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है, सिंपल है। अगर आपको 102 का स्क्वायर दिया हुआ है, 102 103 104 इस तरीके का स्क्वायर दिया हुआ है, तो यहाँ पे 2 आपको दिख रहा है, हमें पता है 2 का स्क्वायर कितना होता है 04 होता है, ठीक है, और 2 को अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 दूना 4 होता है, ठीक है, 2 दूना कितना होगा 4 होगा। तो एक्चुअल में, और यहाँ पे कितना था 100, मतलब 100 प्लस 2 ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो 2 से रिलेटेड 2 का कैलकुलेशन, मतलब 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और 2 इंटू 2 कर दिया कितना हो गया 4, तो यानी कि 104 और 04, ठीक है, ये इसका स्क्वायर होगा 104 10404, ठीक है, ये होता है मेरा 102 का स्क्वायर। तो अगर हम लोग इसको माइनस करें तो कितना आ जाएगा, अब देखो यहाँ पे हमें 6 दिखेगा, 6 4 10 होगा, यहाँ पे हमें 9 दिख रहा है, ठीक है 9 होगा, यहाँ पे हमें 8 दिखेगा तो 4 आएगा, और फिर यहाँ पे हमें कितना दिखेगा 8 हो गया, यहाँ पे ये 28 ही होगा, 28 में से 10 गया तो 18 बचेगा, तो 18496 का रूट, ठीक है ठीक है, तो ये इसका जो एक्चुअल में ये किसका रूट है, तो 136 का रूट है, ठीक है। अब यहाँ पे 136 आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, तो हाइट निकल गया। तो हमें क्या पूछा था इसने, हमें पूछा था एरिया पूछा था, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला होता है। हाफ इंटू बेस, बेस कितना है मुझे गिवन, तो बेस गिवन है मेरा 204, ठीक है, ठीक है, बेस मुझे कितना गिवन है 204 इंटू हाइट, हाइट हमें क्या गिवन था, हाइट हमने अभी 136 निकाल दिया। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। 2 से देखो ये कट रहा है 102 आएगा, हमें यहाँ पे दिखेगा कितना 6 दूना 12 दिखेगा, ठीक है, तो 2 दिख रहा है लास्ट में, 2 हमें सबका लास्ट में दिख रहा है। तो ऑब्वियस है 136 को हमें मल्टीप्लाई करना है 102 से, ठीक है, तो यहाँ पे ये 100 प्लस 2 है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 13600, और 2 से मल्टीप्लाई करा तो कितना हो गया 36 दूना 72 और 2, यानी ओवरऑल 27 6 2 8 और 13 13 8 72, ठीक है, 13 8 72 किसमें है ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक साथ हम लोग 41 नंबर के क्वेश्चन पे, 41 से आपका पार्ट सी का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, पार्ट सी का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। 41 नंबर का क्वेश्चन है, विच प्रोसेस चेक टू इंश्योर द कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर आर ऑपरेटिंग एंड कनेक्टेड प्रॉपरली, तो कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिससे चेक किया जाता है जब भी कंप्यूटर को ऑन करोगे, तो जब ऑन करते हैं ना तो वो थोड़ा सा इस तरीके का जो है ये घूमता है, ठीक है, और ये चीज इंश्योर हो रहा होता है कि हमारा जो सारा कंपोनेंट है कंप्यूटर का वो सब कुछ सही से कनेक्टेड है, सब कुछ सही से काम हो रहा है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, बूटिंग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट नंबर का 42 नंबर का क्वेश्चन है, अनसॉलिसिटेड कमर्शियल ईमेल, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पैम कहते हैं, ठीक है, स्पैम, ये इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद 43 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। 43 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, 43 नंबर का क्वेश्चन है, अ वेबसाइट एड्रेस इज अ यूनिक नेम दैट आइडेंटिफाइज अ स्पेसिफिक, क्या होता है, वेबसाइट होता है, ठीक है, जैसे निशांत ई अकेडमी .com ये एक वेबसाइट है, तो वेबसाइट एड्रेस जो होता है निशांत ई अकेडमी .com HTTP डबल डॉट फिर डबल स्लैश उसके बाद जो है आपका निशांत ई अकेडमी .com होता है, ये क्या होता है, एक वेबसाइट एड्रेस, वेबसाइट का क्या होता है, एक एड्रेस होता है, तो यूनिक नेम होता है जो क्या करता है, वेबसाइट को आइडेंटिफाई करता है वेब पे, ठीक है। 44 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है, अ डिवाइस दैट कनेक्ट्स टू अ नेटवर्क विदाउट द यूज ऑफ अ केबल इज सेड टू बी, बिना केबल का जो है अगर कोई डिवाइस कनेक्ट होता है नेटवर्क से तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वायरलेस नेटवर्क कहते हैं, तो वायरलेस इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 45 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर का क्वेश्चन है, एडिटिंग अ डॉक्यूमेंट कंसिस्ट ऑफ रीडिंग थ्रू द डॉक्यूमेंट यू हैव क्रिएटेड, ठीक है, एडिटिंग अ डॉक्यूमेंट कंसिस्ट ऑफ रीडिंग
थ्रू द डॉक्यूमेंट। अब देखो एडिटिंग में हम लोग करते क्या है, एडिटिंग में हम लोग करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स को रीड करना, और रीड करके अगर किसी जगह पे एरर है तो उस एरर को रेक्टिफाई करते हैं। तो यहाँ पे करेक्टिंग योर एरर्स, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर का है कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट, ये सबको क्या कहते हैं, ये सबको हम लोग मॉडिफायर की कहते हैं। तो मॉडिफायर की जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। निशांति एकेडमी का जो कोर्स है वहां पे आपको कंप्यूटर इस तरीके से करवाया जाएगा कि आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। 60 क्वेश्चंस जो पार्ट सी हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नोटिफिकेशन में भी इस चीज को मेंशन करा गया है कि अगर बच्चों का टाई अप हो रहा है टोटल मार्क्स में, तो पार्ट सी में जिसके जितने मार्क्स होंगे, मतलब जो ज्यादा स्कोर करेगा उसे प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो यानी कि पार्ट सी को आप अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो 47 नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज अ मॉडेम कनेक्टेड टू, मॉडेम जो है वो किससे कनेक्टेड होता है, तो मॉडेम जो है फोन लाइन से कनेक्टेड होता है। तो ऑप्शन जो 4 होगा ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नेक्स्ट है आपका 48 नंबर का क्वेश्चन, कंप्यूटर कनेक्ट्स टू अ लैन कैन। अब लैन से जब हम लोग कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं तो एक्चुअल में पर्पस क्या होता है लैन से कनेक्ट करने का, या तो हम लोगों को ऑनलाइन काम करना हो, इथर्नल केबल अगर हम लोग कनेक्ट करते हैं तो, ठीक है, या तो ऑनलाइन काम करना होता है, या फिर कोई पेरिफेरल नेटवर्क इक्विपमेंट को, उसको हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो जो ऑप्शन 2 है ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल डायरेक्टली विद इन अ डायरेक्टली, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सब डायरेक्टरी कहते हैं। तो जो ऑप्शन 4 है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट नंबर 50 नंबर का क्वेश्चन, अ कंपाइलर ट्रांसलेट अ प्रोग्राम रिटन इन अ हाई लेवल लैंग्वेज। अब एक ऐसा कंपाइलर जो है जो सारे प्रोग्राम को जो है हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग मशीन लैंग्वेज कहते हैं। तो यानी कि जो ऑप्शन ए है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। 51 नंबर का जो क्वेश्चन है वो हमें क्या कह रहा है, 51 नंबर का क्वेश्चन हमें कह रहा है कि डैश इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाटा डाटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ स्टोरेज मीडियम। देखो किसी भी स्टोरेज मीडियम में अगर डाटा स्टोर होकर के रहता है तो वो क्या कहलाता है, वो डाटा का स्टोरेज कैपेसिटी कहलाता है। तो जो ऑप्शन 4 है दिस इज द राइट आंसर। इसके बाद 52 नंबर का क्वेश्चन है, अ डैश इज अ लार्ज एंड एक्सपेंसिव कंप्यूटर कैपेबल ऑफ साइमल्टेनियसली प्रोसेसिंग डाटा फॉर हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ यूजर। ठीक है, डैश इज अ लार्ज एंड एक्सपेंसिव कंप्यूटर होगा, जिसको हम लोग इस तरीके का ये कंप्यूटर होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है। ठीक है, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जहां पे बहुत सारे यूजर्स का डाटा होता है। और जनरली आप ये जैसे रेलवे स्टेशन वगैरह सब में आप देखोगे तो मेन फ्रेम कंप्यूटर जनरली यूज होता है, बड़े बड़े जो कंपनीज होती हैं वहां पे मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन कि ऑल द डिलीटेड फाइल कहाँ जाती है, सारी की सारी डिलीटेड फाइल रिसाइकिल बिन में जाती है। 54 नंबर का क्वेश्चन है, द साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग ऑफ 2 और मोर प्रोग्राम्स बाय मल्टी प्रोसेसर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मल्टी प्रोसेसर के द्वारा साइमल्टेनियस प्रोसेस हो रहा है, तो मल्टी प्रोसेसिंग कहेंगे इसको। मल्टी प्रोसेसिंग डिवाइसेस होते हैं, मतलब एक टाइम में बहुत सारे काम को वो एग्जीक्यूट कर सकता है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है डैश इज द प्रोसेस इज द प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट कमांड। ठीक है, अब कमांड को कैरी आउट करना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कैरी आउट करना, एग्जीक्यूट करना। ठीक है, देखो क्या है, दो वर्ड मिलेगा, एक फेचिंग मिलना, एक एग्जीक्यूट मिलना। फेच करना मतलब कोई डाटा को वो एक्सेस कर रहा है, दैट इज कॉल्ड फेचिंग। ठीक है, और यहाँ पे कैरिंग आउट कमांड्स, जो हमने कमांड दिया है उस कमांड पे वो काम कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है। तो ऑप्शन 2 जो है ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 56 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं, कंप्यूटर सिस्टम इज आर कंप्राइज्ड ऑफ। देखो जब भी कंप्यूटर सिस्टम की बात करेंगे तो इसके अंदर एक तो होगा हार्डवेयर पार्ट जो फिजिकल पार्ट हो गया, एक होगा सॉफ्टवेयर पार्ट, इसके अलावा एक होता है जो प्रोसेस वो कर रहा होता है चीजों को। ठीक है, इसके अलावा जो डाटा होता है, डाटा मतलब जो एक्चुअल में डाटा है कंप्यूटर के पास जो वो प्रोसेस करता है एक्चुअल में, और इसके अलावा यूजर जो कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है। तो अगर आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 देखोगे, यहाँ पे आपको हार्डवेयर दिख जाएगा, सॉफ्टवेयर दिख जाएगा, प्रोसीजर्स, प्रोसीजर मतलब जो प्रोसेस हो रहा है एक्चुअल में, और क्या प्रोसेस होता है, जो डाटा प्रोसेस होता है, तो डाटा होगा, और पीपल मतलब यूजर हो गया। तो ये सारी चीजें जो है किसका पार्ट है, कंप्यूटर सिस्टम का एक्चुअल पार्ट होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द आउटपुट इन अ कंप्यूटर, एक कंप्यूटर में आउटपुट क्या होता है जो यूजर को मिलता है, तो व्हाट द प्रोसेसर गिव्स टू द यूजर, यूजर
को जो प्रोसेसर देता है प्रोसेस करने के बाद, वही उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग आउटपुट कहते हैं। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर का 58 नंबर का क्वेश्चन क्या है, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टेलिंग टू द कंप्यूटर व्हाट टू डू इज कॉल्ड। ठीक है, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शंस का एक पूरा सेट, ठीक है, जिसमें क्या है, कंप्यूटर को कहा जा रहा है कि क्या करना है। ठीक है, कंप्यूटर को कहा जा रहा है कि भाई तुमको क्या करना है, वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या कहलाता है, उन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम लोग प्रोग्राम कहते हैं। बैकअप क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर का, व्हाट इज बैकअप। बैकअप क्या होता है, बैकअप होता है प्रोटेक्टिंग डाटा बाय कॉपिंग इट फ्रॉम ओरिजिनल सोर्सेस टू अ डिफरेंट डेस्टिनेशन। अब चूंकि ये ऑनलाइन डाटा होता है जो आपके आईडी के थ्रू जो है क्लाउड के अंदर जो है वो स्टोर होकर के रहता है, जिसको कॉपी नहीं किया जा सकता है किसी हैकर्स के द्वारा। तो यहाँ यानी कि जो ऑप्शन 2 होगा वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा द टर्म बीट इज शॉर्ट फॉर्म, बीट जो है वो किसका शॉर्ट फॉर्म होता है, बाइनरी डिजिट का शॉर्ट फॉर्म होता है। द टर्म यूजर इंटरफेस रिफर्स टू, यूजर इंटरफेस मतलब यूजर का इंटरैक्शन। तो यूजर इंटरफेस का मतलब क्या होता है, व्हाट द यूजर सी ऑन द स्क्रीन एंड हाउ दे कैन इंटरैक्ट विथ इट, हाउ द ऑपरेटिंग सिस्टम रिस्पॉन्ड टू यूजर कमांड, द मीन्स बाय विच द यूजर इंटरैक्ट्स विद द पेरिफेरल डिवाइसेस, द मॉनिटर दैट इज अवेलेबल फॉर द कंप्यूटर। यहाँ पे देखो पहला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल परफेक्ट हो रहा है। पहला ऑप्शन क्या है, व्हाट द यूजर सी ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पे यूजर जो देख रहा है, एंड हाउ दे इंटरैक्ट विथ इट, और जैसे वो इंटरैक्ट कर रहा है, जैसे मैं अभी इस सिस्टम के साथ जिस तरीके से इंटरैक्ट कर रहा हूँ, जो देख रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग मैं इंटरैक्ट कर रहा हूँ, ये क्या हो गया, ये हो गया यूजर इंटरफेस। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट है 62 नंबर का क्वेश्चन। 62 नंबर का क्वेश्चन है, रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज विल टिपिकली हैव द एक्रोनिम। अब रीयूजेबल मतलब दोबारा से यूज करते हैं किसी भी ऑप्टिकल स्टोरेज को, तो उसको क्या कहते हैं, रीराइट कहते हैं। तो रीराइट यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है 63, डैश द डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग कैलकुलेशन एंड कंटेन्स डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एएलयू कहते हैं, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ठीक है, 64 नंबर का क्वेश्चन है, डैश इज व्हेन द मोर पावर हंग्री कंपोनेंट्स सच एज मॉनिटर एंड हार्डवेयर पुट इन द आइडल सिचुएशन। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्लीप मोड में डाल देना कंप्यूटर को, या स्टैंड बाई मोड में डाल देना। तो स्टैंड बाई मोड जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट 64 के बाद 65 नंबर का क्वेश्चन है। 65 नंबर का क्वेश्चन है, हार्डेस्ट ड्राइव आर डैश कंसीडर्ड स्टोरेज। देखो हार्ड डिस्क जो होता है वो कैसा स्टोरेज है, तो नॉन वोलाटाइल, मतलब ये परमानेंट होता है। आपने एक बार डाटा यहाँ पे सेव कर दिया तो अब ऐसा नहीं है कि आप शट डाउन करोगे सिस्टम को तो फिर वो डाटा चला जाएगा, वो हमेशा के लिए सेव रहता है। इसके बाद है, डैश की एंड डैश की कैन यूज इन द कॉम्बिनेशन ऑफ अदर कीज परफॉर्म शॉर्टकट एंड स्पेशल टास्क। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कंट्रोल की को और ऑल्ट की को हम लोग किसी और की के साथ यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हो गया आपका ऑप्शन 1, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, पाइवोट टेबल किसमें पाया जाता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। तो जो ऑप्शन 1 है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। 68 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द टूल्स फॉर रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन। अब देखो रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन के अंदर ब्लू प्रिज्म जो होता है ये एक इसका पार्ट होता है, उसी तरीके से यूआई पाथवे होता है इसके अंदर। ऑटोमेशन एनीवेयर मतलब कहीं भी ये ऑटोमेशन में वर्क करता है। पावर सेंटर जो है ये स्पेशली इससे जुड़ा हुआ नहीं है, तो जो ऑप्शन 4 है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर का क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड द कंप्यूटर लैंग्वेज कोबोल। कोबोल को इन्वेंट करने वाला कौन था, तो ग्रेस मरे हुपर। ठीक है, ग्रेस मुरे हुपर, ये इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद 69 के बाद 70 नंबर का जो क्वेश्चन है, यहाँ पे 70 नंबर का क्वेश्चन है, डैश इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन अ कंप्यूटर। तो हम लोग जानते हैं बीट जो होता है ये स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, तो जो 70 का जो राइट आंसर होगा वो होगा मेरा ऑप्शन 2। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पे है वो क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो लाइनक्स हमें पता है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 72 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है,
72 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड बाय इंडिया। तो परम युवा या परम युवा 2 सेकंड मॉडल इसका, सेकंड जनरेशन, ठीक है। तो परम युवा 2 इसका राइट आंसर होगा। हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, तो चार्ल्स बेबेज, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 74 नंबर का, 74 नंबर का क्वेश्चन है, यू ऑर्गेनाइज फाइल्स बाय स्टोरिंग देम इन, ठीक है। अब हम लोग फाइल को स्टोर करके रखते हैं, ऑर्गेनाइज करके रखते हैं कहाँ पे, तो फोल्डर में, तो फोल्डर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद वीजीए, वीजीए का फुल फॉर्म क्या होता है, वीडियो ग्राफिक्स एरे, यानी कि जो ऑप्शन 1 है ये इसका राइट आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है एमआईसीआर का फुल फॉर्म क्या है। एमआईसीआर का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है मेरा मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ठीक है। यानी कि जो पहला वाला ऑप्शन है ये इसका राइट आंसर होगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, 77 नंबर का क्वेश्चन, कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव, कंप्यूटर जो है वो बूट नहीं करेगा जब उसके पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, ठीक है, ऑब्वियस है। अब देखो कंप्यूटर के केस में क्या होता है, कंप्यूटर के केस में जब कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं ना तो वो एक बूटिंग का एक प्रोसेस पे आता है, जिसमें एक्चुअल में वो चेक करता है कि सारे कंपोनेंट सही से काम कर रहे हैं या नहीं, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर सही से कनेक्ट है या नहीं। तो सॉफ्टवेयर वाला जो पार्ट है एक्चुअल में ऑपरेटिंग सिस्टम ही देता है, तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का होना जरूरी है, तभी जा करके आपको पता चले, मतलब कंप्यूटर जो है एक्चुअल में सारे ड्राइव, जो भी ड्राइवर होगा कंप्यूटर के अंदर लोडेड, उसको हार्डवेयर के साथ कनेक्ट करके देख सकेगा। किसका पार्ट होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट पेज, नेक्स्ट आते हैं हम लोग 78 नंबर का क्वेश्चन, फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट इज टर्म्ड एज, जो पहला पेज होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, होम पेज कहते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच डिवाइसेस इज रिक्वायर्ड फॉर द इंटरनेट कनेक्शन, मॉडेम को इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत होती है, तो जो ऑप्शन 2 है ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, MIS इज डिजाइन टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर इफेक्टिव डिजाइन मेकिंग बाई। अब देखो जो MIS है वो एक्चुअल में जो है आपका मैनेजर्स से जुड़ा हुआ वर्क होता है यहाँ पे, ठीक है। डिजाइन टू मेकिंग बाय व्हाट, मैनेजर्स, ठीक है, मैनेजर्स के लिए ये बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 4, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, ये सब चीज मैंने बहुत डिटेल में बताया हुआ है, जो कंप्यूटर की क्लासेस जो चल रही हैं निशांति अकेडमी एप्लीकेशन पे, वहां पे आपको ये सारा कुछ बहुत डिटेल में मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग आते हैं, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स एन एंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड अ, ठीक है। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो पूरा का पूरा जो एंटायर प्रोग्राम है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं कंपाइलर। जो सारे लैंग्वेज को, जो आपका जितना भी कोडिंग वगैरह सब है उसको मशीन लैंग्वेज में वो कन्वर्ट करता है कंप्यूटर प्रोग्राम, ठीक है। कोबोल का एक्रोनिम क्या है, कोबोल का एक्रोनिम होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, यानी कि जो ऑप्शन 1 है ये आपको यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 83, द डिफरेंस बिटवीन द पीपल विथ एक्सेस टू कंप्यूटर एंड इंटरनेट एंड दोज विदाउट एक्सेस इज नोन एज, मतलब दो तरह का आप देखोगे अभी के समय में पॉपुलेशन है, एक है जो बहुत ज्यादा इंटरनेट वगैरह सब यूज कर रही है, तो वो हो गया डिजिटल बीइंग जिसको बोलते हैं, और एक है जो अभी भी ऑनलाइन नहीं आती है, अभी भी ऑनलाइन यूज नहीं करती है चीजों को। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको क्या कहते हैं, डिजिटल डिवाइड के नाम से जाना जाता है। तो डिजिटल डिवाइड राइट आंसर है, बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया अभी रिसेंटली, ठीक है। 84 नंबर का क्वेश्चन है, कंप्यूटर्स मैनिपुलेट डाटा इन मेनी वेज, ठीक है, दिस मैनिपुलेशन इज कॉल्ड। अब कंप्यूटर जो डाटा का जो मैनिपुलेशन करता है एक्चुअल में उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं प्रोसेसिंग, प्रोसेस करना चीजों को, ठीक है। तो प्रोसेसिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डैश आर यूज टू आइडेंटिफाई अ यूजर हु रिटर्न्स टू अ वेबसाइट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है कि डैश आर यूज टू आइडेंटिफाई यूजर, यूजर को आइडेंटिफाई करने में कि ये दोबारा से मेरे वेबसाइट पे आया है, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, कुकीज यूज करते हैं, ठीक है, कुकीज। तो कुकीज जो ऑप्शन 1 है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर का क्वेश्चन है, रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज विल टिपिकली हैव द एक्रोनिम। अब जो रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अभी हम लोग ने देखा था थोड़ी देर पहले, री राइट, तो जो ऑप्शन 4 है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर का क्वेश्चन है, डिवाइस दैट कनेक्ट्स टू अ नेटवर्क
विदाउट द यूज ऑफ केबल इज सेट टू बी। अब देखो कोई ऐसा डिवाइस दैट कनेक्ट्स टू अ नेटवर्क विदाउट द यूज ऑफ केबल, तो उसको हम लोग वायरलेस कहते हैं, तो वायरलेस नहीं है, इसलिए नन ऑफ दीज जो है ये इसका राइट आंसर होगा। 88 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। 88 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, टू एक्सेस प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट द माउस टेक्निक टू यूज। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज अगर हमको चेक करना है कंप्यूटर का, तो हम लोग क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे माउस में, उसके बाद प्रॉपर्टीज के सेक्शन पे जाएंगे, तो राइट क्लिक जो है ऑप्शन नंबर 3 ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 89 नंबर का क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज डायरेक्टली इनोवेटेड इन एग्जीक्यूटिंग द इंस्ट्रक्शन ऑफ द कंप्यूटर प्रोग्राम। ठीक है, तो अब देखो कंप्यूटर प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है कौन सा पार्ट, तो जो मेरा मेन प्रोसेसर होता है वो, यानी कि ऑप्शन 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर का जो क्वेश्चन है, इन अ कंप्यूटर मोस्ट प्रोसेसिंग टेक प्लेस। अब देखो प्रोसेसिंग जो है कहाँ पे होता है, तो सीपीयू में, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट आंसर हो जाएगा। 91 नंबर का क्वेश्चन है, द कॉमन नेम ऑफ द क्राइम ऑफ स्टीलिंग पासवर्ड। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया। पासवर्ड को स्टील करना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पूफिंग कहते हैं कंप्यूटर के टर्म में। ठीक है, मलिशियस सॉफ्टवेयर को हम लोग क्या कहते हैं, मालवेयर कहते हैं। 93 नंबर का है क्वेश्चन, एन इंटेंशनली डिसरप्टिव, ठीक है, डिसरप्टिव प्रोग्राम दैट स्प्रेड फ्रॉम प्रोग्राम टू प्रोग्राम और फ्रॉम डिस्क टू डिस्क, इसको हम लोग क्या कहेंगे, वायरस कहेंगे। तो जो वायरस है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर का क्वेश्चन है, डैश कंप्यूटर ऑपरेट्स एसेंशियली बाय काउंटिंग। काउंटिंग के द्वारा जो है कंप्यूटर ऑपरेट्स होता है, वो कौन सा कंप्यूटर होता है, डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, फोर्थ वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। द फर्स्ट वेब ब्राउजर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो हो सकता है आप लोगों को लगेगा कि यार ये तो गड़बड़ है। देखो दो तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, एक होता है फर्स्ट वेब ब्राउजर, अगर आपसे पूछा जाए तो www, वर्ल्ड वाइड वेब, ये राइट आंसर होगा। लेकिन अगर यहाँ पे www ऑप्शन में नहीं रहेगा तो आपको देखना है मोज़ेक कहाँ पे लिखा हुआ है। अगर मोज़ेक जहां पे लिखा होगा, दिस वन इज द राइट आंसर। अब बोलोगे सर मोज़ेक तो हमने पहले नहीं सुना। आप अगर आप गूगल भी करोगे ना तो आपको दिख जाएगा, पहला जो पॉपुलर वेब ब्राउजर था वो कौन था, मोज़ेक था। ठीक है, लेकिन दुनिया जानती किसको है, www को, लेकिन www जो है लोगों ने यूज नहीं करा था। ठीक है, उसे एक कंपनी सिर्फ यूज करती थी, वो फर्स्ट वेब ब्राउजर था। पहली बार लोगों के लिए जो अवेलेबल हुआ वो कौन था, मोज़ेक था। ठीक है, तो मोज़ेक वेब ब्राउजर जो है ये दुनिया का पहला, या आप ऐसे बोल सकते हो पब्लिक वेब ब्राउजर है या पॉपुलर वेब ब्राउजर है। ठीक है, मोज़ेक नाम है इसका। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा एनओएस स्टैंड फॉर। एनओएस का मतलब क्या होता है, तो एनओएस का मतलब क्या होता है, एनओएस का मतलब होता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 97 नंबर का क्वेश्चन, कंप्यूटर साइज वाज वेरी लार्ज। कंप्यूटर साइज फर्स्ट जनरेशन में बहुत ज्यादा था। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट जनरेशन होगा ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 98 नंबर का क्वेश्चन है, द आउटपुट क्वालिटी ऑफ अ प्रिंटर इज मेजर्ड बाय। आउटपुट क्वालिटी, प्रिंटर का जो आउटपुट क्वालिटी है वो किससे मेजर होता है, डॉट पर स्क्वायर इंचेस से मेजर होता है। 99 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है, डिवाइस विच टेक अ पिक्चर एंड कन्वर्ट्स इनटू अ कंप्यूटराइज्ड इमेज, तो स्कैनर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, व्हेन क्रिएटिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम डैश डिजाइन द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोग्राम, तो इसका प्रोग्राम जो है का जो डिजाइन है वो कौन बनाता है, प्रोग्रामर बनाता है। तो जो ऑप्शन 3 है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जो 100 क्वेश्चंस थे, जिस तरीके से आपके ऑयल इंडिया जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा जाएगा, उस तरह का हम लोगों ने पूरा का पूरा मॉडल पेपर ये कवर करा हुआ है। अगर आपको इसका मॉक टेस्ट देना है तो आप जो कंप्लीटली फ्री है, आप इसे निशांत एकेडमी एप्लीकेशन पे जाकर के ये मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। इस तरीके का पूरा एक पूरा मॉडल पेपर का पूरा सेट है, मॉक टेस्ट सीरीज है। अगर आप वो भी परचेज करना चाहते हैं तो निशांत एकेडमी पे वो अवेलेबल है। ठीक है, इसके अलावा फुल कोर्सेस है जहाँ पे हम लोग आपको चारों सेक्शंस के अंदर जो भी चीज़ें पूछी जा रही हैं बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे कंप्लीट करवा रहे हैं। तो कम समय में अगर आप एक डेडिकेटेड कोर्स के साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो निशांत एकेडमी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड करिए। इस वीडियो में यही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।